गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कर रहे थे बेसिस का टॉपिक, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ थ्योरम्स की थी और उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी एग्जिस्टेंस थ्योरम। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है इनवेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ बेसिस। क्या टॉपिक है? इनवेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ बेसिस। देखिए, इस थ्योरम की या तो आपके पास एक एग्जाम के अंदर दो तरीकों से आ सकता है, या तो इसके स्टेटमेंट या फिर आएगा स्टेट एंड प्रूफ इनवेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद समझेंगे इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट पहले क्यों लिखी, इस थ्योरम का मीनिंग बताने से पहले, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब देखिए आपको थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते ही अपने आप इस थ्योरम के अंदर क्या प्रूफ करना है आपको पता लग जाएगा। देखिए, इफ V इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का क्या मतलब है कि फाइनाइट एलिमेंट से हम पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। देन एनी टू बेसिस ऑफ V हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जिन एलिमेंट्स से हम उसे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स उस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं वो फाइनाइट है, यानी कि एन एम कुछ भी आप फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ले सकते हैं। और वो कह रहा है अगर हम कोई भी दो बेसिस ले लें उस V के, तो हमारे पास उसके अंदर सेम एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि इनडायरेक्टली ही क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस कोई भी दो मेंबर्स अलग अलग निकाले। देखिए, मैं इंडिया के अंदर इस वक्त अगर एक वेक्टर स्पेस के बेसिस के एलिमेंट्स निकाल रही हूँ और मैंने कह दिया कि इसके अंदर 3 है, अगर मेरा आंसर करेक्ट है तो बेशक आप इसी क्वेश्चन को अमेरिका में निकाल लीजिए, चाहे आप किसी और स्टेट में निकाल लीजिए, यानी कि आपका आंसर वेरी नहीं करेगा, ठीक है। कंडीशन ये है आपका आंसर सही होना चाहिए, ये नहीं है आपको बेसिस निकालना ही नहीं आता और आप कह रहे हैं 4 है जबकि उसका आंसर 3 था। यानी कि देखिए, बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन वो एलिमेंट्स क्या हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं वो भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल R3 के केस में या R2 के केस में आप ले लीजिए, अब यहाँ पर मैं आपको R3 के केस में दिखा रही हूँ। एक तो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस, ये, ठीक है, और एक अगर आप कोई और बेसिस भी इसका निकालें, ठीक है, लाइक A00, कोई जनरल मैंने लिया 0 B C D E F, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए जो इसको स्पैन कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ ये भी बेसिस है और ये भी बेसिस है। कंडीशन क्या रहेगी मेरे पास, यानी कि मुझे इसके अंदर प्रूफ क्या करके दिखाना है, अगर दो हमारे पास बेसिस हैं, एक ये और एक ये, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है तो वो दोनों बेसिस नहीं हो सकते। तो चलिए अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंट है बाकी की थ्योरम से, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी थ्योरम्स ऐसी हैं जो आने लायक हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है बट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो रिजल्ट है ये आपका बहुत काम आएगा। ये जो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि हर बेसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मुझे क्या प्रूफ करना है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मुझे प्रूफ करना है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने ले लिया कि अलग अलग एलिमेंट्स हों जिसके अंदर, यानी कि मैंने S और S डैश, मैं दो बेसिस ले रही हूँ जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हों। देखिए, पहले S के अंदर मैंने एलिमेंट्स क्या लिए, S के अंदर मैंने मेंबर्स लिए V1 V2 अप टू Vn, यानी कि n एलिमेंट्स लिए। S डैश के अंदर मैंने m एलिमेंट्स लिए, ठीक है। ये मेरे पास दोनों ही क्या है, ये दोनों मेरे पास बेसिस हैं, ये दोनों ही मेरे पास क्या है, ये दोनों मेरे पास बेसिस हैं। अब आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
इस थ्योरम को हम प्रूव करने का सबसे इजी वे क्या है, क्योंकि देखिए थ्योरम्स हमारे पास एग्जाम में काफ़ी सारी होती हैं, तो हम सबसे इजीएस्ट वे देख रहे हैं ताकि आपको याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे इजी वे किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का होता है कॉन्ट्राडिक्शन। ये देखिए हम इसका अपोजिट मान लें और उसके बाद हम उस जो हमने माने उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दें, ठीक है। तो देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं लेकर क्या चल रही हूँ, इफ़ n नॉट इक्वल टू m, मैंने क्या लिया, इसके अंदर एलिमेंट्स थे n और इसके अंदर एलिमेंट्स थे m, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर n, इसके अंदर m, ये जो n और m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों के, ये मैंने अनइक्वल मान लिए। अनइक्वल में देखिए कौन कौन से केस होंगे, एक हो सकता है कि n ग्रेटर देन m हो और क्या पता n स्मॉलर देन m हो, ठीक है, या फिर n लेस देन m, एक ही बात है। तो सबसे पहला केस मैं लेकर चल रही हूँ n ग्रेटर देन m का, उसके बाद n लेस देन m पर भी आऊँगी। तो देखिए n ग्रेटर देन m के केस में जब मैंने n ग्रेटर देन m का केस लिया, तो देखिए क्योंकि मेरे पास ये s भी बेसिस है और ये s डैश भी बेसिस है, यानी कि हर एलिमेंट v का, वेक्टर स्पेस v का इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, क्योंकि ये भी एक बेसिस है तो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने कोई एक एलिमेंट लिया vi, ठीक है। नाउ vi कोई एलिमेंट लिया v से, ठीक है। यहाँ पे i क्या है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और मेरे पास क्या है, देखिए मेरे पास है s डैश इज अ बेसिस ऑफ v, ठीक है। s डैश मेरे पास बेसिस है v का, आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि s डैश मेरे पास बेसिस है, और vi's मैंने क्या लिया, एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस v, ठीक है। जबकि आप कहेंगे i वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी कि मेंबर्स किस टाइप के आ गए, v1 v2 अप टू vn, और ये मेंबर्स तो कहाँ के हैं, आप कहेंगे कि ये मेंबर्स तो हैं हमारे पास s के, क्योंकि s में भी तो कैसे मेंबर्स है, v1 v2 अप टू vn। जबकि आपको देखिए क्या पता है, v1 के अंदर ये जो s के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं, किसी भी बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, ये भी तो वेक्टर स्पेस के ही हम लेते हैं ना, यानी कि देखिए ये वेक्टर स्पेस के वो मेंबर्स होते हैं जो वेक्टर स्पेस के अदर मेंबर्स, यानी कि हर वेक्टर को वेक्टर स्पेस के हर मेंबर, चाहे वो इनमें से हो चाहे कोई अदर देन दीज वेक्टर्स हो, वो इन्हें स्पैन कर देंगे। तो ये एलिमेंट्स तो इनडायरेक्टली वेक्टर स्पेस के ही है ना, तो इसीलिए मैंने लिखा vi बिलोंग टू v। आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि ये तो s के मेंबर्स हैं, v के नहीं है। ऑब्वियसली s और s डैश के जो मेंबर्स हैं ये v के तो होंगे ही, क्योंकि हम v के वही मेंबर लेते हैं जो स्पैन कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए s डैश इज अ बेसिस ऑफ v, s डैश क्या है, v का बेसिस, यानी कि v का हर मेंबर s डैश के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। चलिए फिर लिखते हैं। सबसे पहले v1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए a11 w1 प्लस a12 w2 अप टू a1m wm, ठीक है। एक तरीके से मैंने इसे डिनोट इसलिए किया, देखिए क्योंकि मैं a1 a2 a3 अप टू am स्केलर्स लेती तो मुझे अभी और भी स्केलर्स यूज़ करने हैं, तो बार बार मैं रिपीट स्केलर्स नहीं यूज़ कर सकती थी। तो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो फर्स्ट मेंबर सेम और बाकी वेरी कर रहे हैं 1 to m, ठीक है। ऐसे देखिए अब v किस तरीके से लूँगी मैं, a1 a एज इट इज़ जो यहाँ पर था वो लिया, देन aij कुछ इस तरीके से लेने हैं कि ith एलिमेंट तो जो v के बेस में है वही लेंगे और jth एलिमेंट हम लेंगे जो वेरी कर रहा है, 1 यहाँ पर लेंगे 2 डेट इज a22 a2m wm, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से आप vn क्या ले लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेम, ith एलिमेंट सेम और अगला वेरी कर रहा है an2 w2 अप टू anm wm, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि ये जो आपने aij लिए हैं ये फील्ड में से लिए हैं। ऑब्वियसली है ना कि आप फील्ड में से ही लेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास ये जो स्केलर्स होते हैं ये फील्ड में से आते हैं और ये w1 w2 अप टू wm क्या है, ये वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर स्पेस में से आएंगे। अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से इन्हें सेट कर रही हूँ। देखिए कैसे,
देखिए अब मैं कुछ लीनियर इक्वेशंस तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए a11 x1 मैं क्या कर रही हूँ, इनके कोफिशिएंट्स को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इस पूरी लाइन के। फर्स्ट क्या आएगा a11, सेकंड क्या आएगा a21 x2, लास्ट क्या आएगा an1 xn। अगर आपको लिखना हो तो आप बीच के भी लिख सकते हैं a31 a41 a51, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग के दो और लास्ट, ठीक है, बाकी आप लिख लेंगे। ऐसे सेकंड जो मैं लीनियर इक्वेशन बना रही हूँ वो किन किन का यूज़ करके, इन वालों का a12 x1। अभी आपको इस थ्योरम के अंदर ही पता लग जाएगा कि आपको ऐसी इक्वेशंस क्यों बनानी है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा यूज़ है इस थ्योरम को प्रूव करने के अंदर, और किस तरीके से यूज़ है ये अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए लास्ट लाइन आपके पास क्या आ जाएगी, इन सब को आपको ऐड अप करना है। a1m x1 प्लस a2m x2 anm xm इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसके अंदर अननोन कितने हैं आपके पास, यानी कि कितने वेरिएबल्स के अंदर ये इक्वेशन है, x1 x2 अप टू xn, यानी कि n आपके पास वेरिएबल्स हैं और आपके पास इक्वेशन कितनी है 1 2 अप टू m आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो इन वेक्टर्स को निकाला था v1 v2 अप टू vn को, इनको आपने कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास, आपको पता है यहाँ पर आपको ऑलरेडी, देखिए जब आपने केस 1 लेट किया था ना, जब मैंने आपको कहा था कि आपको कॉन्ट्रडिक्शन से इस थ्योरम को प्रूव करना है, तभी के तभी हमने ये कंसीडर किया था कि n ग्रेटर देन m है, तभी के तभी हमने ये कंसीडर किया था कि n ग्रेटर देन m है। अब आपने अलजेब्रा के अंदर पढ़ रखा है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कि जब भी हमारे पास n वेरिएबल हो, m इक्वेशन हो और वेरिएबल इक्वेशन से ग्रेटर हो तो हमारे पास आता है नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जब आपके पास n वेरिएबल हो, m इक्वेशन हो, नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हो, तो आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है अलजेब्रा में, मैं रिपीट कर रही हूँ कि उस टाइम आपके पास नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन बनता है। फर्स्ट सेमेस्टर का है, आपको अब तक याद होना हो इसलिए मैंने आपको दोबारा रिमाइंड करा दिया, ठीक है। अब आपके पास आपको क्या करना है, देखिए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होंगे, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, x1 x2 अप टू xn की वैल्यूज़, ठीक है। देखिए जब भी आप 2 वेरिएबल में कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके x² प्लस 2x प्लस 2, इसको सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यूज़ निकलती हैं, इसको सॉल्व करके आपके पास x की जो वैल्यूज़ निकलती है वही क्या होते हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, इनके अंदर अननोन क्या है हमारे पास x1 x2 अप टू xn, तो इनके सॉल्यूशन भी क्या होंगे x1 x2 अप टू xn की वैल्यूज़, और वो आपको पता है जो इनकी वैल्यूज़ आएंगी वो नॉन ज़ीरो आएंगी। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो सारी की सारी ज़ीरो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो आपने कह दिया कि इनके हमारे पास जो सॉल्यूशन आए हैं, इनके हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए हैं से हमारे पास सॉल्यूशन आ गए α1 α2 अप टू n, ठीक है, क्योंकि n सॉल्यूशंस आएंगे, n वेरिएबल्स है तो n ही वैल्यूज़ आएंगी, हर वेरिएबल की एक एक, x1 की एक x2 की एक, तो ऐसे मेरे पास α1 α2 अप टू n वैल्यूज़ आ गई। और आपको ऑलरेडी पता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो नॉट ऑल ज़ीरो, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकती। सो आपने क्या किया, ये जो α1 α2 αn है, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये वैल्यूज़ किसकी हैं, x1 x2 अप टू xn की, तो आपको क्या करना है, उन वेरिएबल की जगह पे इनको सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए इन्हीं की वैल्यूज़ है, अगर इन्हीं की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी। तो चलिए हम पुट करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन में जब आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास आएगा a11, x1 को आपने पुट किया α1, a21, x2 को आपने पुट किया α2 अप टू an1, xn को आपने पुट किया, वैल्यू पुट की αn। सिमिलरली सेकेंड लाइन के अंदर देखिए a12, x1 को पुट किया α1, a22,
x2 को पुट किया, अल्फ़ा 2 सिमिलरली आपको इस तरीके से करना है। सिमिलरली देखिए अब आप लास्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, लास्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे a1m अल्फ़ा 1 a2m अल्फ़ा 2 अप टू anm अल्फ़ा n, ठीक है। इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। अब देखिए अगर मैं इन्हीं इक्वेशंस में बोथ साइड्स कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अभी देखिए इन सॉल्यूशन से रिलेटेड मुझे कुछ लग नहीं रहा कि मेरी थ्योरम प्रूफ होगी, तो मैं इसके अंदर क्या चेंजेस करूं कि मैं अपनी थ्योरम तक पहुंच पाऊं, यानी कि अपने प्रूफ तक पहुंच पाऊं। तो देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है W1 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी W2 से, और लास्ट इक्वेशन को WM से। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए मैंने स्टेप के अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने W1 W2 अप टू WM रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहली वाली इक्वेशन को आप नंबरिंग भी दे सकते हैं कि फर्स्ट वाली को W1 से, सेकेंड वाली को W2 से, थर्ड वाली को W3 से, और अप टू mth वाली को m से, WM से, ठीक है। अब आपको देखिए इसके बाद छोटा सा काम करना है, इन सारी इक्वेशंस को ऐड अप करना है। कीजिए इन सबको ऐड अप, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, W1 अल्फ़ा 11 सॉरी A11 अल्फ़ा 1 प्लस A21 अल्फ़ा 2 AN1 अल्फ़ा n, ये मैंने लिख दी पूरी की पूरी W1 से मल्टीप्लाई करके। अब ये पूरी लिखूंगी सेकेंड वाली को W2 से मल्टीप्लाई करके, ये मैंने यहाँ पर सेकेंड लिख दी और ये मैंने अप टू mth लिख दी। अब देखिए आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, अगर मुझे अल्फ़ा 1 कॉमन लेना हो, अगर मेरे को अल्फ़ा 1 कॉमन लेना हो तो अंदर क्या बचेगा, एक तो अल्फ़ा 1 इसमें से कॉमन आ रहा है, एक इसमें से, यानी कि सभी की फर्स्ट टर्म में से अल्फ़ा 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा। देखिए अब आपके पास फर्स्ट में से, यानी कि सभी के फर्स्ट में से आपको अल्फ़ा 1 जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या रहा है, अल्फ़ा 1, यहाँ की फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म जो बच गया, ठीक है। इस तरीके से आपने जब अल्फ़ा 2 कॉमन लिया तो आपके पास ये आ गया अल्फ़ा 2 बाहर, और बाकी की ये जो कॉमन लिया ये टर्म्स इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये एलिमेंट्स पहले खुद लिखिएगा, उसके बाद मैच कीजिएगा ताकि आपको भी अच्छे से साथ के साथ थ्योरम आ जाए। अब जब आपने अल्फ़ा n कॉमन लिया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, इक्वल टू 0 है क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड को, सभी लेफ्ट हैंड साइड को एडअप किया है इसके अंदर, और आपने सभी राइट हैंड साइड को एडअप किया। तो जब सारे लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो आपका ये आ गया राइट हैंड साइड पे 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू n टाइम्स इज ऑलवेज 0। अब आपको पता है, देखिए अब आपको यहाँ रिजल्ट कौन सा यूज़ करना है वो देखिए। इस इक्वेशन को आप एक बार ध्यान से देखिए, A11 W1 A12 W2 अप टू A1m WM, और एक बार आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये भी वही सेम है, यस ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। और वहाँ पर आपके पास इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई थी, V1, तो आपको एज इट इज़ इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। देखिए किस तरीके से आपके पास फर्स्ट स्केलर है अल्फ़ा 1, देखिए यहाँ मैंने इसको रिवर्स लिख दिया, हमारे पास स्केलर हमेशा पहले आता है और वेक्टर उसके बाद, बाकियों में मैंने ठीक लिखा हुआ, तो यहाँ आप इसको A11 W1 कर लीजिएगा अल्फ़ा 1, और ये आपके पास उस जो आपने अभी अभी वैल्यूज़ निकाली थी थ्योरम के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, वहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ गई V1, पुट कर दिया आपने। अल्फ़ा 2 एज इट इज़, इस पूरे की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, इस पूरे की वैल्यू है V2 पुट कर दिया। ऐसे ही लास्ट की वैल्यू आ जाएगी Vn। थ्योरम के स्टार्टिंग में ही आपने कह दिया था कि हमारे पास ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, ये आपने क्या लिए थे, सॉल्यूशन भी किसके लिए थे, आपने सॉल्यूशन लिए थे आपने उन इक्वेशंस के जो आपने एक्स की टर्म्स के अंदर लिखी थी, ठीक है। आपने कहा था ये सॉल्यूशन नॉन ज़ीरो है, ठीक है, नॉट ऑल ज़ीरो, आपने ये बात कही थी कि नॉट ऑल ज़ीरो। यहाँ पर आपके पास V1 V2 अप टू Vn तो क्या है, वेक्टर्स जो स्पैन कर रहे हैं पूरे के पूरे V को, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n स्केलर्स हैं नॉट ऑल ज़ीरो, ठीक है। ये सारे के सारे स्केलर ज़ीरो नहीं है, ठीक है। बट ध्यान से देखिए, आपको एक और बात पता है, ये क्या है, S के अंदर हमारे पास जो वेक्टर्स है ना V1 V2 अप टू Vn, ठीक है,
एस के अंदर हमारे पास जो वेक्टर्स थे v1 v2 अप टू vn, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। आपको पता होनी चाहिए ये बात कि एस क्या है, बेसिस। बेसिस हमेशा li होता है और बेसिस हमेशा स्पैन करता है। स्पैन वाली कंडीशन फुलफिल है, उसकी तो हम बात ही नहीं करें, हम बात करें li से। li से हम रिलेट करें ताकि कहीं ना कहीं हम कॉन्ट्राडिक्शन तक पहुँच जाएँ। li में मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी तो आप प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख लीजिए। आपको पता है जब भी li की बात आ जाए तो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखिए और उन सारे स्केलर्स को 0 दिखा दीजिए। अब क्योंकि ये s के वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे s के वेक्टर्स हैं, ये उसे स्पैन कर रहा है, ठीक है। और s हमारे पास क्या है, बेसिस। s और s डैश दोनों ही बेसिस थे। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है कि α1 α2 अप टू αn ये सारे क्या होने चाहिए, ऑल 0। ऑल 0 इसलिए क्योंकि li के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखते हैं तो सारे स्केलर 0 आ जाते हैं। लेकिन हमने ये α1 α2 अप टू αn तो क्या लिए थे, उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन लिया था। उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। आपने वहाँ कहा था नॉट ऑल 0, एक ना एक नॉन 0 ज़रूर है, क्योंकि हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा था, वेरिएबल ज़्यादा था, इक्वेशन कम थी। यहाँ आप कह रहे हैं ऑल 0, सो देयर इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। देयर इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आ गई, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। आपने एक बात तो कह दी कि n ग्रेटर देन m नहीं हो सकते, ठीक है, n ग्रेटर देन m नहीं हो सकते। सिमिलर ही प्रूफ लेके चलना है जब आपके पास m इक्वेशन हो जाए और n वेरिएबल, वो आपने अभी सॉल्व किया। अब आपको क्या लेना है, n इक्वेशंस और m वेरिएबल्स रिवर्स कर देना है। यानी कि सेकेंड केस 2 के अंदर जब आपके पास आप केस क्या लेंगे, n लेस देन m वाला, तो आपको सारा का सारा काम सेम करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने पहले लिए थे n वेरिएबल और m इक्वेशंस, अब की बार आपको m वेरिएबल्स और n इक्वेशन लेनी। इस बार भी आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा और यही एज इट इज़ आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। आप उसको खुद ट्राई करके देखेंगे और एग्ज़ाम में आपके पास 6 मार्क्स का ही आएगा, तो आपको इतना ज़रूरी नहीं है इसको पूरा का पूरा दोनों केसेस सॉल्व करने। एक केस लिखकर आप सेकंड को सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से दिखा दिया केस 1 से कि n ग्रेटर देन m नहीं है। सेकंड केस से आप क्या दिखा देंगे, ये लेकर चलेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, मतलब n लेस देन m भी नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से मान लीजिए आपने इसको 3 लिया हो और जो हम जिसमें हम दिखाएंगे n इज़ नॉट लेस देन m उसको 4 लिया हो। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि ना ग्रेटर है ना लेस है, वो इक्वल है, n m के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम थी इनवेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। काफ़ी इजी थ्योरम थी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, 2-3 स्टेप्स थे, बस आपको वो याद रखने थे और आपकी थ्योरम इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप वो देखिए। आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है मैक्सिमल एलाई सेट। देखिए मैक्सिमल एलाई सेट की डेफिनेशन क्या है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। आपने वेक्टर स्पेस VF का कोई सबसेट ले लिया S, तो S जो है आप उसको मैक्सिमल एलाई सबसेट कब कहेंगे, जब आप S से बड़ा यानी कि S का कोई सुपरसेट नहीं ढूंढ पा रहे उसके अंदर जो एलाई हो। यानी कि आपके पास V के अंदर V का कोई ऐसा सबसेट जो S से बड़ा हो, वो नहीं ढूंढ पा रहे जो एलाई हो। देखिए यहाँ पर बड़ा छोटा जो मैं यूज़ कर रही हूँ वर्ड, इसका मतलब क्या है, बड़ा इस तरीके से मैं नहीं यूज़ करी कि जैसे 2 इज़ लेस देन 4, तो 2 छोटा 4 बड़ा। मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के फॉर्म में बात कर रही हूँ। जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा वो सेट बड़ा, और जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम वो सेट छोटा। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर ये क्या कह रहे हैं, मैक्सिमल एलाई सेट हम S को कब कहेंगे, जब हमारे पास वेक्टर स्पेस V के अंदर S से बड़ा कोई ऐसा सबसेट हम, यानी कि S का कोई ऐसा सुपरसेट ना ढूंढ पाए जो S से बड़ा हो और Li भी हो। यानी कि
S सबसे बड़ा हुआ क्योंकि S से बड़ा हम कोई और तो ढूंढ नहीं पाएंगे, यानी कि S सबसे बड़ा है, तो X इस S को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमल LI सेट, मैक्सिमल LI सेट, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपके पास एक रिमार्क है, उस रिमार्क का प्रूफ भी है, बट प्रूफ जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा है, वो आप इजीली खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको उसे एज ए रिमार्क याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स कुछ ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आपके पास रिमार्क क्या है, इफ़ वी एफ इज़ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, यानी कि वी एफ जो है कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ इसका जो है स्पैनिंग सेट ज़रूर मिलेगा, यानी कि V के लिए हम एक S स्पैनिंग सेट ज़रूर ढूंढ पाएंगे कि S के वेक्टर्स इसे स्पैन कर दें, ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी कहा है कि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, यानी कि कुछ फाइनाइट मेंबर से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस V जनरेट हो जाएगा। देन एनी मैक्सिमल LI सबसेट ऑफ V, ये देखिए इस VF का कोई भी एक मैक्सिमल LI सबसेट हमारे पास बेसिस बनाएगा। देखिए आपको पता है बेसिस के लिए आपके पास दो कंडीशंस थी, एक तो LI और एक स्पैन। आपको इस थ्योरम के अंदर प्रूफ क्या करना है, बेसिस। मैं आपको प्रूफ नहीं बता रही, यहाँ पर सिर्फ हिंट दे रही हूँ ताकि आप प्रूफ को इजीली प्रूफ कर पाए। आपको इसके अंदर क्या करना है, VF आपको पता है कि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, कुछ फाइनाइट वेक्टर से जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और आपने कोई मैक्सिमल LI सबसेट ऑफ V ले लिया, लेट S, ठीक है। आपको पता है ये मैक्सिमल है, इससे बड़ा आपको कोई सबसेट नहीं मिल पाएगा V का जो कि LI हो। आपको क्या दिखा देना है कि यही स्पैन भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या कह देंगे कि बेसिस है, क्योंकि बेसिस के लिए यही दो रिक्वायरमेंट्स थी जो आपने फुलफिल कर दी। छोटा सा रिमार्क था, काफ़ी इजी था, इसका प्रूफ आप बुक में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगा, इसीलिए मैं ये आपको प्रूफ करके नहीं दिखा रही। एक और टर्म है हमारे पास इसी लेक्चर के अंदर, मिनिमल जनरेटिंग सेट, अब हम वो देखेंगे। डेफिनेशन देखिए, अ सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी मिनिमल जनरेटिंग सेट इफ, एक तो S उसे जनरेट कर दे, ठीक है, और S से छोटा, S का प्रॉपर सबसेट। देखिए सबसेट में हम क्या लेते हैं, इक्वल वाला भी ले लेते हैं और छोटा भी ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट की जब बात आती है तो S से छोटा, S से छोटे जितने भी सेट हैं उनकी बात होगी। और हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक तो S जनरेटिंग सेट है और एक हमारे पास S से छोटा, V के अंदर ऐसा कोई सेट ना मिले जो S से तो छोटा हो और इसको पूरे के पूरे सेट को जनरेट भी कर रहा हो, यानी कि S जो है हमारे पास मिनिमम ऐसा सेट हो, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा सेट मिल जाए जो हमारे पास पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, मिनिमल जनरेटिंग सेट। ये जो आपके पास दो डेफिनेशन है ना, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, मिनिमल जनरेटिंग सेट, जो आपके पास एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको ये वाली डिफाइंस मिल जाएगी। अदरवाइज ये जो डेफिनेशंस हैं ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके थ्योरम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम थ्योरम को एज ए रिमार्क देख रहे हैं। देखिए प्रूफ्स दोनों ही थ्योरम्स के काफ़ी इजी थे। थ्योरम के अंदर क्या कहा हुआ है उसकी एक बार स्टेटमेंट समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के सारे ही जो रिमार्क्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए रिमार्क क्या है, अ मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, उसे बोलते हैं ऐसा वेक्टर स्पेस जो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से पूरा का पूरा जनरेट हो जाए, वो हमेशा बेसिस बनेगा। क्योंकि देखिए मिनिमल जनरेटिंग सेट है तो ऑब्वियसली स्पैन तो कर रहा है, ठीक है, और हम उसे क्या दिखा देंगे, LI भी दिखा देंगे, LI दिखा देंगे तो हमारे पास वो बेसिस बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सा इसका प्रूफ है, आप इजीली खुद कर पाएंगे। तो इसके बाद देखिए आज की वीडियो का हमारा कंसेप्ट यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास जो टॉपिक आएगा वो है डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। यहाँ तक की वीडियोस के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट and watching my videos regularly. Have a nice day.